भाई सुनो, बोर्ड एग्जाम्स में मैंने खाली कॉपी छोड़ दी। पापा का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। सोचो, मैं एक करोड़पति बाप का लाडला सीधा पहुंचा कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने। हालत ऐसी हो गई कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। फिर मेरी नजर पड़ी वहीं काम करने वाली उस सबसे सुंदर लड़की पर। मैंने सोचा, भाई यही सहारा है। मैं तो चिपक गया उसके पीछे, उसी के साथ बैठना, उसी का टिफिन खाना। मैंने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, बोले तो बड़े बड़े वादे किए। मैंने कहा, देख, जिस दिन मैं अपने घर वापस गया ना, तुझे सोने चांदी से लाद दूंगा, जो मांगेगी वो मिलेगा। वो बस अपना हाथ गाल पर टिकाकर मुझे देखती रहती और मुस्कुराकर कहती, अरे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। मैंने उसके माथे को धीरे से सहलाया और हंसते हुए बोला, अरे पगली, तू तो वो बात कर रही है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, लंगूर के हाथ में अंगूर। तू और मैं कोई मेल ही नहीं है। लेकिन फिर वो दिन आया जब सीधा आईआईटी दिल्ली का लेटर उस कंस्ट्रक्शन साइट के पते पर आया। और भाई, वो लेटर मेरे लिए नहीं, उसके नाम का था। उस पल मुझे समझ आया कि यार, असल में औकात तो मेरी कम थी। मैं जिसे मामूली समझ रहा था, वो तो मुझसे कहीं आगे निकली। सच कहूं तो लोग कहते हैं बोर्ड के एग्जाम्स किस्मत बदलते हैं। मेरे लिए तो ये बस एक खेल था। मेरा खानदान रईस था। मुझे लगा था बिना पढ़े भी लाइफ सेट है। पर उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। मार्क्स? भाई, मुझे लगा था मार्क्स का क्या है, पैसे फेंकेंगे और सीधे विदेश जाके ऐश करेंगे। बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बोर्ड्स में खाली कॉपी थमा दी। मुझे क्या पता था कि पास आई पलट जाएगा। पापा तो ऐसे भड़के कि सीधा घर से ही निकाल दिया। मुझ चिल्लाए, चैंगलिंग, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। मैंने भी हल्के में ले लिया, बोला, अरे पापा, छोटी सी बात है, पैसे खर्च करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप बेकार में गुस्सा कर रहे हो। पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, तूने बचपन से सिर्फ ऐश देखी है ना, तुझे दुनिया की धक्के दुक्के नहीं पता। जब तक तू बाहर की मुसीबतें नहीं झेलेगा, तुझे कद्र नहीं होगी। और बस उन्होंने मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मुझे लगा बाहर की लाइफ इतनी भी क्या मुश्किल होगी। मैं शान से सुपरमार्केट घुसा और अपनी पसंद के ढेर सारे स्नैक्स और चिप्स उठा लिए। पर भाई, जब बिल चुकाने की बारी आई, सोचा था कि दबा के स्नैक्स खाऊंगा, मजे करूंगा। पर भाई, जैसे ही काउंटर पर कार्ड स्वाइप किया, भाई साहब, कार्ड डिक्लाइन। एक नहीं, दो नहीं, सारे के सारे कार्ड्स पापा ने ब्लॉक कर दिए थे। वहां खड़ी वो कैशियर लड़की, उसने हाथ बांध लिए और मुझे ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे मैं कोई छोटा मोटा चोर हूं। टेढ़ी शक्ल बना के बोली, जल्दी करो भाई साहब, पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है, सबका टाइम खराब हो रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे अभी कच्चा चबा जाएंगे। कसम से उस वक्त जमीन फट जाती और मैं अंदर समा जाता तो बेहतर था। मैंने बस एक झूठी सी मुस्कान दी और बोला, अरे वो सॉरी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पहली बार जिंदगी में इतनी जलील वाली फीलिंग आई थी। सुपरमार्केट से बाहर निकलते ही मैंने गुस्से में पापा को फोन घुमाया। मैंने कहा, ओल्ड मैन, ये क्या मजाक है? आपने सच में मेरे सारे कार्ड्स बंद कर दिए? तो अब मैं खाऊंगा क्या, हवा? दूसरी तरफ से पापा की आवाज आई, एकदम ठंडी और बिना किसी इमोशन के, जैसे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। पापा ने बस इतना ही कहा, तेरे पास हाथ पैर सलामत है, अपना रास्ता खुद ढूंढ। और इतना बोलते ही खट से फोन काट दिया। भाई, मुझे एक शब्द बोलने तक का मौका नहीं मिला। मैंने भी गुस्से में फोन जेब में डाला और बुदबुदाया, बढ़िया है, बुड्ढा तो इस बार सच में सीरियस हो गया। पर क्या उनके बिना मेरी लाइफ नहीं चलेगी? मैं भी देखता हूं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। पर असली खेल तो अब शुरू होना था। अब देखो, हाथ में सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट थी, न कोई डिग्री, न कोई एक्सपीरियंस। मार्केट में काम ढूंढने निकला तो समझ आया कि हालत कितनी खराब है। सड़क किनारे एक मशहूर कैफे में वैकेंसी दिखी। मैं पूरे टशन में इंटरव्यू देने घुस गया। पर भाई, वहां जो हुआ ना, मेरी सारी हेकड़ी निकल गई। वहां जो दूसरे लड़के आए थे, भाई क्या फर्राटेदार बोल रहे थे। उनकी इंग्लिश सुनकर तो मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। उस वक्त पहली बार लगा कि काश स्कूल में इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। खैर, वहां से पत्ता कट गया। फिर सोचा चलो किसी ग्रोसरी स्टोर या किराने की दुकान पर ही लग जाता हूं। पर भाई, वहां तो और भी भयंकर कंपटीशन था। लोग 12-12 घंटे शिफ्ट करने को तैयार थे और मेरी तो 4 घंटे में ही हालत ढीली हो जाती। नतीजा, वहां से भी मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिली। पर किस्मत देखो, उन्होंने मुझे सीधे बर्तन मांजने वाले कमरे में डाल दिया। भाई, पूरा दिन बर्तन रगड़ते रगड़ते मेरी तो जान ही निकल गई। एकदम फ्यूज उड़ गए मेरे। ऊपर से एक प्लेट ढंग से साफ नहीं हुई तो कस्टमर ने हंगामा कर दिया। मालिक ने उसी वक्त मुझे निकाल दिया। बोले, निकल यहां से, तेरे बस का कुछ नहीं है। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भाई, दुनिया कितनी जालिम है।
पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पसीने छूट जाते हैं एक एक रुपए के लिए, पर मेरा ईगो तो आसमान पर था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, उस बुढ़े के सामने तो सिर नहीं झुकाऊंगा। मैंने सोचा, भले ही मुझे भीख मांगनी पड़े, पर वापस जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। पूरा दिन भटकते भटकते शाम हो गई। थकान के मारे बुरा हाल था और पेट में चूहे नहीं बल्कि डायनासोर दौड़ रहे थे। चलते चलते मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचा। वहां देखा कि सड़क किनारे एक लड़का बैठा बड़े चाव से अपना लंच बॉक्स ठूंस रहा था। वो दिखने में काफी दुबला पतला सा था, लेकिन यार उसका चेहरा बड़ा ही शार्प और हैंडसम था। जिस तरह से वो अपनी भूख मिटा रहा था, उसे देखकर मेरी राल टपकने लगी। उसने अपनी लंबी आस्तीन वाली शर्ट को कोहनियों तक मोड़ रखा था, जिससे उसके हाथों की वो कसरती नसें साफ दिख रही थीं। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो उसकी गर्दन से फिसलती हुई शर्ट के थोड़े खुले हुए कॉलर के अंदर जा रही थीं। मैं उसे गौर से देखता रहा और भाई, अचानक मेरा दिमाग सन्न रह गया। अबे, ये तो लड़की है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगह पर किसी लड़की का होना ही अपने आप में बड़ी बात थी, पर ये तो अलग ही लेवल की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, नए नक्श इतने तीखे और रॉयल कि कोई उसे देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उसकी आंखों में एक ऐसी मर्दानगी भरी खूबसूरती थी कि वो दूर दूर तक किसी आम घर की लड़की नहीं लग रही थी। कसम से वो उस धूल मिट्टी वाली जगह पर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। भाई, क्या ये वाकई इतना टेस्टी है? मैं वही सड़क किनारे उकड़ू बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। कसम से भूख के मारे मेरा गला सूख रहा था और बार बार थूक गटक रहा था। उसने अचानक खाना रोका और सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। धूप की वजह से उसका चेहरा पहले से ही लाल हो रहा था, पर मुझे ऐसे घूरते देख वो और भी ज्यादा सकपक्का गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें भी ये खाना है? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया, जैसे वो लड़की नहीं साक्षात अन्नपूर्णा हो। वो मुस्कुराई और खड़ी हो गई, पर जैसे ही वो मुड़ी, भाई मेरी हंसी छूट गई। उसकी ढीली ढाली कार्गो पैंट पीछे की जेब के पास से थोड़ी फटी हुई थी और वहां से उसके अंदर पहने हुए सेलर मून वाले कार्टून वाले कपड़े साफ झलक रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, बाप रे, इतनी धाकड़ दिखने वाली लड़की और पसंद इतनी क्यूट। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। वो पास ही खड़े खाने के ठेले मील वैन पर गई और मेरे लिए एक और डिब्बा खरीदा। जब वो वापस मुड़ी तो उसने मुझे पागलों की तरह हंसते हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। बस मुझे हंसता देख वो थोड़ा अजीब सा मुंह बनाने लगी। हंस क्यों रहे हो? उसने पूछा। मैंने हंसते हंसते कहा, अरे वो सेलर मून, मून प्रिंसेस, तुम्हारी पीछे वाली जेब फटी हुई है। भाई साहब, इतना सुनते ही वो झटके से मुड़ी और उसका पूरा चेहरा, यहां तक कि कान भी टमाटर की तरह लाल हो गए। वो सकपकाकर बोली, शायद अभी ईंटें ढोते वक्त किसी तार में फंस गई होगी। उसने फौरन हाथ में पकड़ा खाने का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और अपनी शर्ट उतारकर अपनी कमर पर बांध ली। अब भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने सोचा, अबे ये क्या चल रहा है? क्या ये सब देखना अलाउड है? मैं हाथ में खाना पकड़े वहीं जम गया। उसने शर्ट उतार दी थी और अब वो सिर्फ एक सफेद रंग की फिटिंग वाली बनियान वेस्ट में थी। भाई, उसकी फिटनेस देखकर मैं दंग रह गया। एकदम सजी हुई बॉडी, टाइट एब्स और एक भी इंच एक्स्ट्रा चर्बी नहीं। मैंने एक बार फिर थूक गटकाया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। अब भाई भूख इतनी थी कि मैंने सारी अमीरी और इज्जत ताक पर रख दी। मैंने पागलों की तरह खाना ठूंसना शुरू कर दिया। सच कहूं तो वो घटिया तेल वाला खाना भी उस वक्त मुझे 5 स्टार के खाने से भी टेस्टी लग रहा था। मुंह में खाना भरे भरे ही मैंने बोला, थैंक्स यार इस खाने के लिए। मेरा नाम चेंगलिंग है, तुम्हारा? उसने बस धीरे से कहा, क्यांशिया। मुझे कुछ याद आया। मैंने उससे पूछा, अरे क्या हम पहले कहीं मिले हैं? क्या तुम चेंगजी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी? वो कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने फौरन बोला, अरे हाँ, तुम ही तो थी। मैं भी तो वहीं पार्ट टाइम काम कर रहा था। हम दोनों ने साथ में बर्तन मांजे थे। याद आया कुछ? असल में हुआ ये था कि पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो पापा ने मुझे जबरदस्ती अपने ही रेस्टोरेंट में काम का तजुर्बा लेने के लिए भेज दिया। हालांकि उस वक्त कियांशिया से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। मैं बाहर हॉल में टशन झाड़ता था और वो बेचारी पीछे किचन में बर्तन रख देती थी। एक दिन जब पीछे बहुत ज्यादा भिद्दा हो गई तो मैं भी मदद कराने पहुंच गया था। अरे हाँ, अब याद आया, तुम वही हो, मैंने मुंह में खाना ठूंसते हुए कहा। फिर मैंने बेशर्मी की हद पार करते हुए उसके डिब्बे से भी एक मीट का टुकड़ा उठा लिया। खाते खाते मैंने उसे बड्ढे बड्ढे सपने दिखाना शुरू कर दिया, जैसे हम इंडियंस कहते हैं ना, हवा में महल बनाना। मैंने कहा, शेख क्यांशिया देख, तूने आज जो मेरी मदद की है ना, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तू बस याद रख, जिस दिन मैं वापस अपने घर गया तुझे सोने चांदी से लाद दूंगा। तू जो चाहेगी वो मिलेगा तुझे। बस थोड़े दिन की बात है। देख, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, तू सोच भी नहीं सकती। आज तूने जो मेरी मदद की है ना, क्या कहते हैं उसे,
हाँ, नेकी कर दरिया में डाल नहीं, बल्कि तूने जो ये पानी की बूंद जैसा एहसान किया है, मैं इसका बदला समंदर भर के चुकाऊंगा। बस देख तू। उसने मेरी बात सुनी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि कोई मुझे भिखारी भी ना समझे। कपड़े फटे हुए, हर तरफ धूल और ग्रीस लगी हुई। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और बड़े प्यार से बोली, कोई बात नहीं, बस एक खाने का डिब्बा ही तो था। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, तुम परेशान मत हो। मैंने अपनी गंदी और तेल से सनी हुई टी शर्ट की तरफ देखा और एक लंबी ठंडी आह भरी। भाई, सच तो यह है कि जिस हुलिये में मैं अभी था, उसे देखकर तो कोई मुझे चवन्नी उधार न दे। वो तो फिर भी करोद्धों की बातों पर यकीन कैसे करती। उसका मुझे पागल समझना बिल्कुल जायज था। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता ना, तो खुद को कोई बड़ा फ्रॉड या पागल ही समझता। खैर, मैंने तो डिब्बा ऐसे साफ किया जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। जैसे ही मैंने देखा कि वो जाने वाली है, मैंने लपक कर उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। अरे सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? मतलब तुम्हारे साथ काम वाम कर लूंगा। सच बताऊं तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो बेचारी तो सन्न रह गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, देखो, मैं जहां रहती हूं ना, वहां के हालात बहुत खराब हैं। तुम रह नहीं पाओगे। मैंने फौरन अपनी इमोशनल नौटंकी शुरू कर दी। अरे कोई बात नहीं यार, हम पुराने दोस्त हैं और तुम इतनी नेक दिल हो। क्या तुम वाकई मुझे ऐसे सड़क पर लावारिस छोड़ दोगी? बोलो, छोड़ दोगी क्या? मैंने अपनी शक्ल इतनी मासूम बना ली कि किसी का भी दिल पिघल जाए। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर हार मानकर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। मन ही मन मैं लड्डू फोड़ रहा था। मैंने सोचा, भाई, ये लड़की तो बड़ी भोली है, कोई भी इसे छूना लगा देगा। मुझे इसके साथ चिपक कर रहना चाहिए। कम से कम मैं इसकी ढाल बनकर रहूंगा, ताकि कोई बुरा आदमी इसे बेवकूफ न बना सके। हालांकि असलियत तो ये थी कि मुझे बस अपने खाने पीने का जुगाड़ दिख रहा था। वैसे खाली वक्त में ये सब देख लेना ठीक है, अच्छा है। कम से कम आज के लड़कों में कुछ कर दिखाने का जुनून तो है। मैं बस यूं ही इधर उधर देख रहा था। अच्छा है, लड़की में दम तो है। मैंने कमरे पर एक नजर डाली और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं काफी गंदा हो गया हूं, क्या मैं पहले नहा सकता हूं? उसको तुरंत मेरी बात समझ आ गई। वो फटाफट सामान टटोलने लगी और एक पुरानी चादर ढूंढ निकाली। मैं तुरंत उसका इशारा समझ गया। चादर ली और बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दी। वो नीले चेक वाली पुरानी चादर हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। भाई साहब, खुले में ठंडी हवा के बीच नहाने का अनुभव भी जिंदगी का एक अलग ही मजेदार एक्सपीरियंस है। चिनात्सु, क्या तुम्हारे पास कोई साफ और थोड़ी बड़ी साइज की टी शर्ट होगी? चिनात्सु ने मुझे एक टी शर्ट पकड़ाई। ये नई है, मैंने बड़ी साइज की खरीद ली थी, तो कभी पहनी ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई नया अंडरवेयर है? ये सवाल पूछते ही मेरा मन किया कि खुद को एक थप्पड़ मारूं। लेकिन हाँ, अगर नया हो तो मैं पहन सकता हूं। मेरे पूछते ही वो शर्म से लाल हो गई। मैं नीचे सुपरमार्केट से तुम्हारे लिए खरीद कर लाती हूँ। फिर वो मेरे लिए बॉक्सर स्टाइल हाई वेस्ट अंडरवेयर का एक पैकेट ले आई, पर साइज काफी छोटा था। हद है यार, अब और कर भी क्या सकता हूँ। जैसे तैसे इसी में गुजारा करना पड़ेगा। क्या यहाँ गीजर नहीं है? मैंने पर्दे के पीछे से मुंह निकाला और सवाल किया। सच कहूं तो अपनी बड़ सुनकार मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। चिनात्सु ने अपनी किताब रखी और थोड़ा शर्मते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं तो रोज ठंडे पानी से ही नहती हूँ। अगर तुम्हें गर्म पानी चाहिए तो मैं चूल्हे पर चढ़ाए देती हूँ। भाई साहब, अब इस छोटे से कैटल में पानी गर्म होने में कितना वक्त लगेगा? अब मुझे अपने घर के उस बड़े से बाथटब की याद सताने लगी थी। जिंदगी में पहली बार केटल में पानी गर्म करके नहा रहा हूँ। वो लाल रंग की प्लास्टिक की बाल्टी ले आई और एक एक करके उसमें गर्म पानी उल्टने लगी और मैं बाथरूम के अंदर वेट कर रहा था। इतने से पानी में नहाना और बाल धोना मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ बाल धोने के लिए ही मुझे कम से कम 5 बार पानी चाहिए था। सुनो, क्या तुम्हारे पास हेयर मास्क नहीं है? थोड़ा पानी और गर्म कर दो ना। अभी तो सिर्फ शरीर साफ हुआ था, पैर घिसना तो अभी बाकी ही था। मुझे लगता है उस रात कम से कम 30-40 बार पानी गर्म किया गया होगा, जिसकी वजह से लोड बढ़ा और सीधा मेन स्विच ही उड़ गया। अंधेरे में मैं बस टॉवल लपेटकर बाहर निकला ही था कि तभी चिनात्सु ने फ्यूज ठीक कर दिया। एकदम से लाइट आई तो हम दोनों डांग रह गए। वो वहीं जम गई, लेकिन उसकी नजरें घबराहट में तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गईं। उसने मेरी तरफ कपड़े बढ़ाए और बोली, जल्दी से कपड़े पहन लो, कहीं सर्दी ना लग जाए। उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक 4 फुट का बिस्तर था। उसने साफ चादर बिछाई और खुद नीचे जमीन पर चटाई डालकर सोने की तैयारी करने लगी। तुम बेड पर सो जाओ, तुम लड़की हो। वो कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। इतनी जेंटलमैन गिरी तो मुझ में भी है। वो मुझसे जीत नहीं पाई, तो उसने मेरे लिए चटाई के नीचे कार्डबोर्ड के टुकड़े बिछा दिए ताकि जमीन की ठंडक मुझ तक न पहुंचे, ऐसा उसका कहना था।
सच कहूं तो ऐसी नर्म दिल और हर बात का ख्याल रखने वाली लड़कियां सीधा दिल को छू लेती है। वो उन सब अमीर घर की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी जिनसे मैं पहले मिल चुका था। भले ही उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मुझे लग रहा था कि उसमें एक ऐसी चमक है जो उन अमीर लड़कियों में दूर दूर तक नहीं थी। आधी रात को किसी सरसराहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि कोई अनजान चीज मेरे हाथ पर रेंग रही है। मैं इतना डर गया कि चीख मारते हुए सीधा बेड पर कूद गया और धड़धड़ाते हुए चिनात्सु से जा लिपका। जब लाइट जलाई तो पता चला कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक मोटा ताजा कॉकरोच था। वो कॉकरोच मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं डर के मारे तुरंत चिनात्सु के पीछे छुप गया। मेरे तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना बड़ा कॉकरोच यहां आया कैसे? चिनात्सु ने बिना घबराए बड़ी शांति से अपने जूते से उसे सीधा ऊपर पहुंचा दिया। फिर टिश्यू पेपर से क्राइम सीन साफ किया और अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करने लगी। उसका ये रोज रोज का अभ्यास देखकर सच में दुख हो रहा था। मौसम में नामी है ना, इसलिए कॉकरोच आ जाते हैं। मैं कल मच्छरदानी ले आऊंगी, फिर कोई कीड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लाइट बंद करके सोऊं, लेकिन तभी उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, लाइट जलती रहेगी तो और भी कीड़े मकोड़े आएंगे। मैंने 1 सेकंड के अंदर लाइट बंद कर दी। अगली सुबह जब उठा तो कमर दर्द से बुरी हालत थी, क्योंकि जमीन पर काफी नामी थी, कीड़े भी बहुत सारे थे। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी पीठ पर काफी सारी रैशेस, एक्जिमा हो गई थी। उसने, चिनात्सु ने, बिना कुछ सोचे समझे सीधा ड्रॉर से पैसे निकाले और मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगी। मैंने देखा कि उसके हाथ में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो 1-1 रुपया जोड़कर जमा किए गए थे। मेरा दिल ये सब देखकर बैठ गया। भला मैं उसके पैसे कैसे खर्च करवाता? अरे ये तो छोटी सी बात है, कुछ नहीं होता। हम लड़के तो वैसे भी सख्त जान होते हैं, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? अब ज्यादा बातें मत बनाओ और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठकर मैंने देखा वो पेमेंट काउंटर पर खड़ी बड़ी हिफाजत से अपने 1-1 पैसे जिन कर जमा कर रही थी। उसका वो दुबला पतला सा शरीर और पीछे से दिखती वो मासूमियत, सच में कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने अपने दिल ही दिल में कसम खा ली कि मैं उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा और पहले से भी कहीं ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। अब जब उसकी का खाना पीना और रहना है तो थोड़ी बहुत मदद तो करनी ही चाहिए ना। मैंने उससे कहा कि मैं भी उसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेन धोने चलूंगा, तो चिनात्सु जोर से हंस पड़ी। ये काम बहुत थका देने वाला है, तुमसे नहीं होगा। अरे जब तुम्हारी ये पतली दुबली कलैया ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चिनात्सु मेरी बात टाल नहीं पाई और मुझे अपने साथ काम पर ले गई। लेकिन मुझे क्या पता था, सिर्फ 1 आधे घंटे में ही मेरी कमर दर्द से टूटने लगी। चलो अब घर चलो, तुम्हें इसकी आदत नहीं है, चोट लग जाएगी। चिनात्सु ने अपने पंजों पर खड़े होकर मेरे सर पर लगे सेफ्टी हेलमेट को सही से फिक्स किया। वो अपने सफेद दांत दिखाते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। देखो तो सही, तुम्हारे पूरे चेहरे पर धूल जमी है। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? काम धाम छोड़कर यहां इश्क लड़ा रहे हो? वो घमंडी प्रोजेक्ट मैनेजर ली दावेई ठंडी छांव में बैठा हुआ मजदूरों पर चिल्लाए जा रहा था कि जल्दी काम खत्म करो। सब लोग गर्मी और थकावट से बेहाल थे। चिनात्सु ने मैनेजर की बात सुनी और मेरी तरफ पलटकर देखा। उसने अपनी जेब से कुछ मूड़े तुड़े से पैसे निकाले और बोली, अगर भूख लगी हो तो जाकर कुछ खा लेना, मैं तब तक काम निपटा लेती हूं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो एंटॉन से भरी उस रेहड़ी को ढकेलती हुई उस झलती धूप में निकल गई। पसीने की वजह से उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। मैं दंग था कि इतना दुबला पतला शरीर होने के बावजूद वो इतनी भरी रेहड़ी और इस झालती धूप का सामना कैसे कर रही है। मेरे हाथ में उसके दिए हुए पैसे थे। मेरी आंखें भर आई और मुझे वो नोट अपने हाथों में अंगारों की तरह चुभने लगे। सच में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। इतनी भयंकर गर्मी में, कड़ी धूप में मजदूरों से काम करवाना, ये तो सरासर ज्यादती है। ओए, इतनी दोपहर हो रही है, अब तो सबको ब्रेक दे दो। ली दावेई ने अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाई, मुंह में दबाई सिगरेट से धुआं छोड़ते हुए गुंडागर्दी से बोला, ए छोटे, तू कौन होता है मुझे काम सिखाने वाला? बाहर का तापमान 40 डिग्री के पार है और तुम अब भी मजदूरों से बाहर काम करवा रहे हो। अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? ली दावे ने अपनी सिगरेट बुझाई और उसने अपने गंदे पीले दांत दिखाए। उसकी शक्ल देखकर ही उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। जिसे काम नहीं करना वो दफा हो सकता है,
आजकल पैसे की जरूरत सबको है, लोग कुछ भी करने को तैयार है। मेरा खून खोल उठा। मैं ली दावे के पास गया और दबी हुई आवाज में उसे चेतावनी दी। मेरे बाप का नाम चेंग तियानशु है, ये सारी बिल्डिंग उसी की है। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। ली दावे पहले तो ठिठक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे की हंसी बढ़ती गई और आखिर में वो इतना जोर से हंसा कि उसकी कमर तक झुक गई। अच्छा, तो फिर मेरे बाप भी ली का शिंग है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी लाचारी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी ताकत से मुक्का तो मारा, पर वो किसी रुई के ढेर पर जा लगा हो। मुझे एहसास हुआ कि अपने बाप के साए के बिना मेरी कोई औकात नहीं है। मैंने अपने सबसे प्यारे चाचा को फोन किया और मदद मांगी। चाचा, क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं? ये साइट मैनेजर इतनी कड़ी धूप में मजदूरों से काम करवा रहा है। चैंगलिन बेटा, तुम्हारे पापा ने हमें बीच में आने से मना किया है। बेहतर होगा कि तुम उनसे माफी मांग लो। पापा ने इस बार हद ही कर दी थी। मेरा भी उस घर लौटने का कोई मन नहीं था। अब अगर वो खुद भी गिड़गिड़ाते हुए आए तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी ही देर में साइट पर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया। वो मजदूर बेहोश होकर सीधा सीमेंट मिक्सर में गिरने ही वाला था कि तभी चिनात्सु की नजर उस पर पड़ी। चिनात्सु उसे सहारा देकर रेस्ट एरिया तक ले गई। धूप की वजह से बेहोश हुए चेंग काका को होश आने में काफी वक्त लगा। काका अपने हट से खुद को हवा कर रहे थे और ठंडी आंखें भरते हुए बोले, भला हो इस बच्ची का। चिनात्सु ने अगर वक्त पर न देखा होता तो आज मेरी जान ही निकल जाती। मैंने उनकी तरफ पानी बढ़ाया। काका, थोड़ा पानी पी लीजिए, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। चेंग काका ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम देखने में इतने भले और साफ सुथरे घर के लगते हो, फिर इस धूप में यहां क्यों धक्के खा रहे हो? मैं यहां चिनात्सु के साथ आया हूं। काका ने पानी का एक बड़ा घूंट भरा और बेबस होकर सर हिलाते हुए बोले, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, पर चिनात्सु की किस्मत ही खराब है। हाई स्कूल खत्म होते ही बेचारी अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए यहां एंटेन ढोने आ गई। क्या तुम भी अपनी फीस के लिए पैसे कमाने आए हो? उनके इस सवाल ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैंने तुरंत अपना सर हिला दिया। नहीं नहीं, मैं तो बस गुजारे लायक खाना मिल जाए इसलिए काम कर रहा हूं। अब मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था ना कि एग्जाम में 0 लेने की वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। चिनात्सु को लगा कि मेरा मूड खराब है, तो वो मुझे हंसने की कोशिश करने लगी और बोली कि चलो आज बाहर कहीं अच्छा खाना खाते हैं। उस छोटे से रोड साइड ढाबे पर काम से लौटे मजदूरों की भीड़ लगी थी। सब चिनात्सु को जानते थे और हंसकर सलाम दुआ कर रहे थे। ओए चिनात्सु, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? लड़का तो बड़ा हैंडसम है। चिनात्सु सुनकर दंग रह गई। मैंने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और मामला संभलते हुए बोला, अरे नहीं, हम दोनों तो भाई भाई हैं। काका, आप लोग हमारी श्याश्या को चिढ़ाना बंद कीजिए, बेचारी शर्म के मारे लाल हो जाती है। सब लोग एक साथ जोर से हंस पड़े। चिनात्सु ने शर्म के मारे लाल होते हुए मेरा हाथ खींचा और मुझे नीचे बिठाया। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? मैंने हंसते हुए उसकी तरफ आंख मारी और बोला, तेरा भाई बहुत बड़े बड़े कान देख चुका है, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने अपने बाउल से मछली का एक टुकड़ा निकाला और मेरे बाउल में रख दिया। मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि बचपन में एक बार मछली का कांटा मेरे गले में फंस गया था। तब से मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कहीं कांटा गले में ना फंस जाए। उसने थोड़ा परेशान होकर मेरी तरफ देखा, फिर बड़े आराम से सारे कांटे निकाले और साफ मछली मेरे बाउल में रख दी। ये मछली का पेट वाला हिस्सा खाओ, इसमें कांटे कम होते हैं। सारा अच्छा हिस्सा तो तुमने मुझे ही दे दिया, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जब मैंने देखा कि वो कितनी सादगी और ध्यान से खाना खा रही है तो मेरा गला भर आया और दिल में उसके लिए बेहद हमदर्दी जगी। पहले मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करता था और हर डिश का बस एक निवाला लेकर छोड़ देता था। कितना नुकसान करता था मैं। पर अब समझ आ रहा है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मेज पर गिरे चावल के एक दाने को भी फेंकना बर्दाश्त नहीं करते। खाना कैसा लगा? आदत है ना? मैंने मुस्कुराकर सर तो हिला दिया, पर तभी मेरी नजर सब्जी में एक हरे रंग के छोटे से कीड़े पर पड़ी। मेरे तो पूरे बदन में सिहरा दौड़ गई। अगर ये पहले हुआ होता तो मैं वहां हंगामा खड़ा कर देता और गुस्से में पूरी मेज ही उलट देता। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था कि धब्बे की मालकिन कितनी मेहनत से खाना बना रही है और उसकी पीठ पर एक छोटा सा मासूम बच्चा बंधा हुआ था जो भूख से रो रहा था। हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मैं भला इस सुकून को कैसे तोड़ सकता था? मैंने बिना कुछ कहे उस कीड़े को सब्जी से बाहर निकाल दिया, फिर दबी हुई आवाज में उससे कहा, सुनो,
अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूंगा। रोज रोज बाहर खाना बहुत महंगा पड़ता है। चिनात्सु ने सर उठाया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, सच्चाई तो मेरी राग राग में बसी है। मुझे नहीं पता उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैंने खाना बनाने का वड़ा कर दिया, क्योंकि इससे पहले तो मैं कभी अपने घर के किचन में गया तक नहीं था। जिंदगी में पहली बार मैंने हिसाब किताब रखना सीखा। पैसे कम होने की वजह से अब मैं सब्जी वाले से बार्गेनिंग भी करने लगा था। चिनात्सु को इतनी मेहनत करते देखकर अब मुझे एक एक रुपया खर्च करने में दर्द होता था। मुझे पता है मेरा बनाया खाना इतना स्वाद नहीं होता, पर शुक्र है कि चिनात्सु नखरे नहीं करती। वो मेरा बनाया खाना कैसे भी करके खा लेती थी। उसने अपने लिए नई पैंट खरीदने से मना कर दिया था, तो मैंने ही उसकी उस पुरानी वर्क पैंट के छेड़ सिल दिए। वो अपनी हंसी रोकते हुए मेरे बुरे सिलाई काम का मजाक उड़ाती थी, पर फिर भी उसी पैंट को रोज पहनना पसंद करती थी। उसका बोझ थोड़ा कम करने के लिए मैंने खाना बनाने की खूब प्रैक्टिस की। मैं लंच बॉक्स बनाकर साइट पर बेचने लगा ताकि हमारे रोज के खर्चे निकल सकें। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जैसे हम एक दूसरे का ही सहारा हों। मैं तो शुरू से ही सुख सुविधाओं में बड़ा हुआ था। मुझे तो छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन जब मैंने देखा कि चिनात्सु ने मेरे लिए चादर धोकर एकदम साफ कर दी है और इतनी मेहनत से इस घर को इतना प्यारा और सुकून भरा बना दिया है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। खास तौर पर तब जब मैंने देखा कि वो खुद एक एक पैसा जोड़कर गुजारा कर रही है, पर फिर भी मेरे लिए सेकेंड हैंड एसी खरीदने को तैयार है। तुम फालतू पैसे खर्च मत करो, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एसी के भला कोई कैसे सो सकता है? मैंने अक्सर देखा है कि तुम गर्मी की वजह से रात भर कंबल फेंकते रहते हो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाए, पर जब भी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है, मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मैं उसके लिए बस इतना ही कर सकता था कि जब वो काम पर जाए तो मैं घर को एकदम साफ सुथरा कर दूं। एक दिन जब मैं दराज में बिखरा सामान सही कर रहा था, तभी अचानक मेरी नजर उसके हाई स्कूल के आईडी कार्ड पर पड़ी। वो हल्की पीली पड़ चुकी एक छोटी सी तस्वीर। उस फोटो में चिनात्सु कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल से 200 नंबर ला पाएगी। मैं अपनी हंसी रोकते हुए कार्ड को और ध्यान से देखने लगा। निनयांग हाई स्कूल, ये हमारे शहर का सबसे टॉप स्कूल है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं और हर साल ये स्कूल बड़े बड़े कॉलेजों में ढेरों टॉपर्स देता है। सच में मैंने इस बुद्धू को समझने में बड़ी गलती कर दी थी। तभी मेरे पापा का फोन आया। इतने समय बाद आखिरकार उन्हें मेरी याद आ ही गई। लिन, तुम्हारे चाचा ने मुझे सब बता दिया है। अब बहुत दुख झेल लिया तुमने, अपनी गलती मान लो और घर वापस आ जाओ। मैं एक हाथ से कड़ाही में पलटा चला रहा था और फोन को लाउड स्पीकर पर डाल रखा था। क्या? मैं वापस क्यों आऊं? मैं यहाँ बहुत मजे में हूं। अभी बात नहीं कर सकता, खाना बना रहा हूं। मैंने अपनी कोहनी से फोन काट दिया और गुनगुनाते हुए काम में लग गया। दिल को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। पापा के सामने झुकना नामुमकिन। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उनके बिना भी मैं अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी सकता हूं। खाना बनकर तैयार था, लेकिन चिनात्सु का अब तक कुछ पता नहीं था। मैंने उसे कई बार फोन किया, पर उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब मैं उसे ढूंढने के लिए साइट पर जाने ही वाला था, तभी मेरा फोन बजा। हेलो, तुम अब तक घर क्यों नहीं आई? लिन, चिनात्सु का एक्सीडेंट हो गया है। उसे सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही जैसे मेरे दिमाग की नसें फट गईं। उसके बाद सामने वाले ने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे बचपन से ही हॉस्पिटल की उस स्मेल से नफरत है। मेरी यादों में मेरी माँ ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी पल इसी हॉस्पिटल की चार दीवारी में बिताए थे। वो कभी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि नजरें नहीं हटती थीं, लेकिन कैंसर की कीमोथेरेपी ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि आखिरी वक्त में मैं उसे पहचान तक नहीं पाया। माँ के जाने के बाद उनकी याद के तौर पर मेरे पास बस ये चेन बची है, जो आज भी मेरे गले में है। वही जानी पहचानी हॉस्पिटल की स्मेल, वही डर जिसकी वजह से मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी का कोई जरूरी इंसान मुझे फिर से छोड़कर न चला जाए। जब मैं वहां पहुंचा तो चिनात्सु को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके कंधे पर बंधी पट्टी खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी सफेद टी शर्ट पर हर तरफ खून के गहरे धब्बे थे। उसके गुलाबी होंठ अब एकदम सफेद पड़ चुके थे और वो लगभग बेहोश थी। चिनात्सु, उसने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले तो सही, पर आवाज नहीं निकली। मैंने कसकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए कहा, पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
डॉक्टर उसे जल्दी में ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जा रहे थे। तभी उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। क्या आप मरीज के घर वाले हैं? जल्दी जाइए और हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। डॉक्टर प्लीज उसके टाके बहुत संभल कर लगाइएगा, ऐसे कि कोई दाग ना रहे। उसे सुंदर दिखना बहुत पसंद है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। बाहर साइट के कुछ मजदूर दोस्त बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। चेन काका ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और बोले, हलीन तुम घबराओ मत, चिनात्सु को कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? सुबह जब वो घर से निकली थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। चेन काका ने गुस्से और पछतावे में अपने चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं जिद करके उस मचान पर ना चढ़ा होता तो चिनात्सु मुझे बचाने के चक्कर में उन लोहे के सरियों के नीचे ना आती। काका आप खुद को दोष मत दीजिए। मैंने एक ठंडी आ भरी और काका का हाथ थाम लिया। मेरा दिल चिनात्सु के लिए तड़प रहा था, लेकिन सामने खड़े उस बुजुर्ग की हालत देखकर मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। चेन काका ने अपने थैले से तह किए हुए कुछ पुराने नोट निकाले और कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये पैसे तुम रख लो, अगर कम पड़े तो बताना, मैं कहीं और से इंतजाम करूंगा। तभी बाकी मजदूर भी मेरे पास आ गए और सबने अपनी जेब से जो भी पैसे थे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं दंग रह गया। ये वही लोग हैं जो इन चंद रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लेकिन आज किसी की जरूरत पड़ने पर बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ देने को तैयार थे। कितनी सादगी और कितनी सच्चाई थी उनकी इस मदद में। वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा का बिजनेस की दुनिया थी, जहां लोग सिर्फ मतलब के लिए झूठी मुस्कान के साथ जी हजूरी करते थे। दिखने में तो वहां सब शांत लगता था, पर पीठ पीछे साजिशों का तूफान चलता था। हर रिश्ता बस दिखावा और बनावटी था। आप सबका बहुत शुक्रिया, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये उनकी खून पसीने की कमाई थी, भला मैं इसे कैसे ले सकता था? मैंने अपनी माँ की दी हुई वो चेन निकाली और उसे गिरवी रखने के लिए निकल पड़ा। माँ, आप मुझे माफ कर दूंगी ना? ये चेन मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा। सूरज की रोशनी में वो चेन चमक रही थी। यही तो माँ की आखिरी निशानी थी, जो इतने सालों से मेरे साथ थी। गिरवी रखने वाली दुकान की मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसने गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसने मेरी तरफ एक तिरछी और हिकारत भरी नजर डाली और चेन हाथ में ले ली। उसने पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखा, फिर अचानक उसके हाथ ठिठक गए। उसने अपना चश्मा लगाया और फिर से उसे बारीकी से जांचने लगी। कितने पैसे दोगी इसके? उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी चमक रही थी। देखो, इस चेन की कोई खास कीमत नहीं है। मार्केट में ये मुश्किल से 5-6 हजार की होगी। ऊपर से ये सेकेंड हैंड है। मैं तुम्हें इसके 3 हजार दे सकती हूँ। क्या? ये बियॉन्से की डिजाइन की हुई डायमंड कस्टमाइज चेन है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही है और इसकी कीमत लाखों में है, और तुम मुझे 3 हजार बता रही हो? मालकिन ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हल्का सा खांसा और फिर से उसे जांचने का नाटक करने लगी। क्या ये तुम्हारी है? हाँ, जल्दी करो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उसने सिर हिलाया और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि पुलिस ने अंदर आकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हमें खबर मिली है कि तुमने ये कीमती चेन चोरी की है। चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैंने उस मालकिन की तरफ देखा तो उसने मुझे एक हिकारत भरी नजर दी और बोली, मैंने ही पुलिस बुलाई है। क्या पता ये चेन कहां से चुरा कर लाए हो? मैं फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। मेरा खून खौल उठा। लानत है तुम पर। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ का नाम शेन शुई था, मेरा नाम चेंग लिंग है और मेरे पापा चेंग त्यांगसू है। मैंने अपना आईडी कार्ड मेज पर पटक दिया। जाओ, जाकर चेक कर लो। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। उसे इन पैसों की जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पापा ठंडे चेहरे के साथ वहां खड़े थे। चेंग लिंग, बाहर निकलो। पापा ने बड़े दुख के साथ मां की वो चेन अपने हाथ में ली और अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मां की आखिरी निशानी को गिरवी रखने की? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? उस थप्पड़ की गूंज से मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने अपनी नजरें उठाकर चेंग तियानक्सू की तरफ देखा। वही इंसान जिसने बचपन से मुझे अपनी हथेलियों पर रखा था, पर उस एक पल के लिए मुझे उनसे नफरत महसूस हुई। मैं अब बड़ा हो चुका हूं और अपनी चीजों का क्या करना है इसका फैसला लेने का हक मुझे है। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए भेजा था ताकि तुम जिंदगी की मुश्किलों को समझ सको, इसलिए नहीं कि तुम अपनी मां की यादों को बेचकर ऐश करो। मेरी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। पहली बार मैंने उन पर चिल्लाते हुए अपना सारा गुबार निकाल दिया। मेरा दोस्त इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और पता है उसे ये चोट कहाँ लगी? आपकी उस ठप पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर। कॉन्ट्रैक्टर मुकर गया, मेडिकल बिल भरने से मना कर दिया। ये सब आपके पाप है और मैं बस उनका प्रायश्चित कर रहा हूं। पापा ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया,
लेकिन मेरी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर वो वहीं ठिठक गए। मैंने उनके हाथ से वो चेन छीनी और बाहर की तरफ चल दिया। एक गहरी सांस ली, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आपने सबको बोल ही दिया है कि मेरी कोई मदद ना करे, तो अब आप भी दूर ही रहिए। आखिरकार मैंने वो चेन गिरवी रखी थी और उन पैसों से चिनात्सु के हॉस्पिटल का बिल भरा। ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अब वार्ड में शांति से सो रही थी। उसकी सांसें एकदम बराबर चल रही थी। उसके कंधे पर कई टाके आए थे, लेकिन उन निशानों के बावजूद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैंने थूक गूटा और धीरे से उसके चेहरे पर एक किस कर लिया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब हर रोज साइट के मजदूर दोस्त उससे मिलने आने लगे थे। वो लोग उसके लिए फल लाते थे, लेकिन खाता मैं ही था। चिनात्सु कभी कभी शीशे में अपने कंधे के उन निशानों को देखती और मुझे खुश करने के लिए मजाक करती। देखो, ये निशान कितने कूल लग रहे हैं ना। मैंने चिढ़कर उसे देखा और कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? इतने सारे टांके लगे हैं तुम्हें। यहां मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। उसने मुझसे पूछा था कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से हुआ, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने उधार लिए हैं, इसीलिए जल्दी ठीक हो जाओ ताकि काम पर जाकर मेरा कर्जा चुका सको। मैं उसका स्वभाव अच्छी तरह जानता था। अगर मैं उसे सच बता देता तो वो खुद को कसूरवार मानकर घुटती रहती, और अगर मैं उससे पैसे वापस न मांगता तो वो कभी सुकून से आराम नहीं कर पाती। मेरा कर्जा उतारने के जुनून में उसने डॉक्टर की हर बात मानी और वो बहुत तेजी से ठीक होने लगी। आखिरकार उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल ही गई। उसके घाव काफी अच्छे से भर रहे थे। मैंने उसके लिए एक अच्छी स्कार रिमूवल क्रीम खरीदी थी, जिसे लगाने के बाद अब वो निशान भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। डूबते सूरज की रोशनी उसके दुबले पतले बदन पर पड़ रही थी और जमीन पर हम दोनों की परछाइयां एक दूसरे में सिमटी हुई थीं। साइट पर काम करना बहुत खतरनाक है। अब तुम वहां मत जाना। मैं तुम्हें पालना चाहता हूं। चिनात्सु ने मेरे कंधे पर थपकी दी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 4 बर्तन धोने बैठते हो तो 2 तोड़ देते हो। रहने ही दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। उसकी नजरों ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे भाई, ये क्या देख रही हो? लड़का लड़की के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। लेकिन तुमने तो तब मुझे किस किया था जब मैं सो रही थी। उसको कैसे पता चला? क्या मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकता हूं? खैर छोड़ो, वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी है, काट लेंगे। मैंने बात घुमाने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए बोला, पर तुम्हें किसी लड़के को इस तरह नहीं देखना चाहिए, समझे? रहने भी दो, बुद्धू कहीं के। अरे अब गाली क्यों दे रही हो? और रुको, भाग क्यों रही हो? सच तो ये था कि अगर मैं अभी नहीं भागा तो मेरा दिल अपनी सारी सच्चाई उगल देगा। वो पीछे से आवाजें देती रहीं, पर मैं नहीं रुका, क्योंकि अगर अभी रुकता तो वो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती। लेकिन मेरे दिल की लहरें उस गर्मी की शाम की ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे डोल रही थी। अब क्या करूं? मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। तभी उसके पीरियड शुरू हो गए। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। बिना किसी चेतावनी के उसके पीरियड्स तब शुरू हो गए जब मैं सोकर उठा ही था। बिस्तर की चादर तय करते वक्त मेरी नजर उस लाल धब्बे पर पड़ी और मैं एकदम सकपका गया। वो भी सन्न रह गई। जैसे ही उसने मुड़कर अपनी पजामी पर वो खून का निशान देखा, उसका चेहरा शर्म के मारे फटने को हो गया। मैं खुद संभाल लूंगी, तुम दूर रहो। उसने फुर्ती से अपनी पजामी बदली और फटाफट चादर उतारने लगी। उसे देखकर लग रहा था कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैं उसकी हालत समझ सकता था। ये उसके लिए सोशल डेथ जैसा पल था। मुझे लगा कि इस वक्त मेरा यहां से गायब हो जाना ही बेहतर है, लेकिन कमरा इतना छोटा सा था कि छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। मैं चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता था। उसे इस तरह बौखलाया हुआ देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मैं किसी गुनहगार बच्चे की तरह दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वो चादर को पानी में भिगोने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पानी ठंडा है, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच में। इस वक्त भी उसे अपनी इज्जत की पड़ी थी। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीछे हटाकर खुद चादर रगड़ रगड़ कर धोने लगा। जब मैंने देखा कि वो बेचारी समझ नहीं पा रही कि क्या करे, तो मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मैंने खरीद कर दराज में रख दिया है। पिछली बार घर की सफाई करते वक्त मैंने देखा था कि वो बहुत ही सस्ती और लोकल ब्रांड की सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल कर रही थी। इंटरनेट पर उनके बारे में काफी कुछ बुरा सुनने को मिलता है, जो लड़कियों की सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी एक क्लासमेट को फोन करके पूछा और कुछ अच्छे ब्रांड के सैनिटरी पैड्स और जरूरत का सामान खरीद कर रख लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी काम आ जाएंगे। उसने दराज खोली तो मेज पर रखे शीशे में मुझे उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जो अब शर्म से लाल हो चुका था।
ये बुद्धू यकीनन मन ही मन मेरी तारीफ कर रही होगी। अब तो इसे पता चली गया होगा कि मैं कितना ख्याल रखने वाला और केयरिंग लड़का हूं। जब वो कुछ नहीं बोली तो मैं चादर धोकर उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ? क्या मैंने गलत ब्रांड के पैड्स खरीद लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने घबराकर हाथ हिलाते हुए मना किया। वो इतना शर्मा रही थी कि मेरी नजरों से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर मैं बस अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए उसे बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगा। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे लिए इतना सा करना तो बनता है। जब मैं दोबारा अपना शहजादे वाला रुतबा हासिल कर लूंगी तब देखना मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करूंगा। वो बस अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे मुझे देखकर मुस्कुराती रही। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। मैंने प्यार से उसके बाल बिखेर दिए और मजाक में कहा, अरे लगता है लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कमर पर हाथ रखा और चुरकर एक आवाज निकाली, हे भगवान। वो गुस्से में कितनी प्यारी लग रही थी। तभी अचानक मेरी हंसी रुक गई। मैंने घबराहट में थूक गूटा और झुककर उसे अपनी बाहों में भर लिया। चिनात्सु, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उस पल जैसे मेरी दुनिया में हजारों आतिशबाजी एक साथ फूट पड़ी हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। उस घबराहट में उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। अचानक ऐसे प्रपोज क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द और कस लीं और उसकी गर्दन से आने वाली उस मीठी और सौंधी सी महक को महसूस करने लगा। मुझे तुम्हारे साथ भाई भाई बनकर नहीं रहना। जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकली मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। पता ही नहीं चला कि कब मेरी फिक्र उसके लिए इतनी बढ़ गई। सच तो ये है कि पहले मैं ही कहता था कि हम भाई भाई हैं और अब मैं ही हूँ जो सिर्फ भाई बनकर नहीं रहना चाहता। चिनात्सु ने अब भी मचान पर ईंटें ढोने का काम जारी रखा था। वहाँ काम थका देने वाला था लेकिन पैसे बाकी जगहों के मुकाबले थोड़े ज्यादा मिलते थे। मुझे उसका ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन मैं उसे समझा भी नहीं पाता था। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता था, इसलिए हार मानकर मैंने उसे जाने दिया। अब मैं बस इतना ही कर सकता था कि उसके लिए रोज बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाऊं और उसके लंच बॉक्स अच्छे से तैयार कर दूं। जब वो हॉस्पिटल में थी उस दौरान मेरा खाना बनाने का हुनर, कुकिंग स्किल्स कमाल का हो गया था। अब जब वो मेरा बनाया खाना खाती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आज खाने में बीफ भी है क्या? मैं अपना चेहरा हथेलियों पर टिकाए उसे पागलों की तरह खाते हुए देख रहा था। मेरा दिल खुशी से भर गया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज तुम्हारे लिए बीफ के बढ़िया पकवान बनाऊंगा। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, बस वो तुम्हारे हाथ का बना होना चाहिए। ये बुद्धू मक्खन लगाने में भी किसी से कम नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अच्छा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए घर का रसोइया, हाउस हस्बैंड बना रहूं? चिनात्सु घबरा कर सफाई देने लगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एक मजदूर भाई हाथ में एक कुरियर के लिए पागलों की तरह चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ता आया। चिनात्सु, ओ चिनात्सु, ये तो चिंघुआ से है। पल भर में ही सबने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जल्दी इसे खोलो, हमें भी हाथ लगाने दो। क्या बात है, अब तो हमारी साइट न्यूज में आएगी। चिनात्सु ने कांपते हाथों से कुरियर खोला। शिंगाहुआ यूनिवर्सिटी का वो एडमिशन लेटर सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और दौड़कर मेरी बाहों में समा गई। चलो हम साथ में दिल्ली, बेजिंग चलेंगे। मैंने उसे खुशी के मारे गोद में उठा लिया और हवा में गोल गोल घुमाने लगा। उसकी वो शानदार मुस्कुराहट देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन उसी पल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि असल में मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। एक तरफ मैं जिसने एग्जाम में 0 स्कोर किया था और दूसरी तरफ वो जो अब देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सिंघुआ की स्टूडेंट बनने वाली थी। हम दोनों का मेल कहीं से भी बैठता नहीं दिख रहा था लेकिन चिनात्सु को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चेंगलिंग, मुझे तुम्हारी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। जब हम वहां जाएंगे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास ही एक कमरा किराए पर ले लेंगे। जब मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो अपनी जिंदगी में इतनी आगे निकल जाए और मैं बस हाथ पर हाथ धरे वहीं खड़ा रहूं। मैंने उदासी में अपने खाने को चम्मच से हिलाया और सोचने लगा, पर एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। मुझे पता था कि चिनात्सु पढ़ाई में अच्छी है, पर यह अंदाजा नहीं था कि वो पूरे प्रदेश की टॉपर है। ऐसी स्टूडेंट जिसे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज खुद बुला रही थीं। मुझे चुप देखकर वो मुझे हंसाने की कोशिश करने लगी। इन कुछ महीनों की जो पगार मिली है उससे हम साथ में दिल्ली घूमने चलेंगे। मैंने उसे झिड़कते हुए देखा। घूमना क्या, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे तुम्हारी पढ़ाई में काम आएंगे। मुझे लगा घूमने जाने से शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। सच तो यह है कि पहले मैं अपने पापा के कार्ड से कहीं भी पैसे उड़ा देता था और मुझे मजा आता था, लेकिन आज चिनात्सु के खून पसीने की कमाई को खुद पर खर्च करना ये मुझसे नहीं हो पा रहा था।
अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो चीयर्स। मुझे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी सुकून आ गया। उसने राहत की सांस ली और अपना गिलास मुझसे टकराकर एक ही बार में खाली कर दिया। लेकिन हकीकत हमेशा एक जोरदार तमाचे की तरह सामने आती है। जल्दी देखो, सब खत्म हो गया। साइट पर अब भी पगार नहीं बांटी गई थी और मजदूरों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उनमें से कई लोगों के घर में बच्चे थे जिनकी स्कूल की फीस इसी पगार के भरोसे थी। जब वो अपना हक मांगने पहुंचे तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ली दावेई अपनी ऑफिस की कुर्सी पर मुंह में सिगरेट दबाए ऐसे बैठा था जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। पैसे तो नहीं है भाई, अगर जान चाहिए तो ले लो। चिनात्सु ने उसका रास्ता रोका और चिल्लाकर कहा, आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। मैं आपके खिलाफ केस कर सकती हूँ। ओहो, तो ये है हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी की टॉपर। जाओ जाकर केस कर दो, देखते हैं किसकी पहुंच ज्यादा ऊंची है। मेरी मुठ्ठियां भींच गईं। इस घटिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी चिन्नात्सु को परेशान करने की, वो पढ़ाई में कितनी भी तेज क्यों ना हो। आखिर है तो 18 साल की एक लड़की ही ना। वो इस शातिर बूढ़े ली दावेई का मुकाबला कैसे करती। अगर मैं उसकी मदद कर पाता तो मैं अपने पापा के सामने सिर झुकाने और उनके पैर पकड़ने को भी तैयार था। मैंने जैसे ही फोन मिलाया 1 सेकंड में कॉल उठ गई। पापा की आवाज में हैरानी थी। अलिन, क्या ये तुम हो? पापा, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का पैसा अभी तक क्यों रोक रखा है? मजदूर अपनी मेहनत की कमाई के लिए तड़प रहे हैं। पापा ने शांत होकर कहा, बेटा उस प्रोजेक्ट में मैं बस तुम्हारे पेई अंकल का पार्टनर हूँ। मैंने अपनी तरफ से सारा पैसा भेज दिया है। अगर उन्होंने मजदूरों को पगार नहीं दी तो मैं उसमें दखल नहीं दे सकता। मैंने साइट पर जो कुछ भी हो रहा था सब पापा को बता दिया। मैंने उनसे साफ कह दिया, अगर आप मजदूरों का पैसा दिलवा दें और उस ली दावेई को नौकरी से निकाल दें तो मैं घर वापस आने को तैयार हूँ। पापा 2 सेकंड के लिए खामोश रहे। पापा ने एक ठंडी आह भरी और बोले, ठीक है मैं रास्ता निकालता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मानना पड़ेगा, पापा का काम करने का अंदाजा आज भी बहुत तेज है। उसी शाम ली दावेई को नौकरी से निकाल दिया गया। नए प्रोजेक्ट मैनेजर ने सबको इकट्ठा किया और सबकी रुकी हुई पगार बांट दी। चेन काका इतने खुश थे कि कहने लगे, कल सुबह सबसे पहले जाकर बच्चों की स्कूल फीस जमा करूंगा। चिनात्सु ने अपनी पगार के पैसों को बहुत संभाल कर एक लिफाफे में रखा और वो पूरा का पूरा मुझे थमा दिया। ये पैसे तुम रखो, जब हम दिल्ली बेजिंग जाएंगे तो वहां कमरा किराए पर लेने के काम आएंगे। चिनात्सु, शायद मैं अब दिल्ली नहीं जा पाऊंगा। मेरे लिए यह कह पाना बहुत मुश्किल था कि मैं उसे छोड़कर जा रहा हूं, खासकर तब जब मैं उसकी आंखों में अपने लिए वो बेपनाह प्यार और आने वाले कल के हजारों सपने देख रहा था। पर क्यों? उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बड़ी संजीदगी से सवाल किया, चिनात्सु, मुझे विदेश जाना होगा। मेरी बात सुनते ही उसके हाथ डीले पड़ गए और नीचे लटक गए। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी और उसका वो चेहरा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। तो क्या तुम्हारे पापा सच में छेंगत्यान कंपनी के चेयरमैन हैं? इसका मतलब इतने वक्त से तुम यहाँ बस अपनी लाइफ का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसने आगे कहा, खैर अच्छा ही है, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे तो और भी खुश रहोगे। वो बहकी बहकी बातें कर रही थी, ऐसी बातें जो वो कभी नहीं कहना चाहती थी, और उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थीं। चिन्नात्सु, प्लीज ऐसा मत कहो। वो हल्का सा मुस्कुराई और जब मैंने उसे छूने की कोशिश की तो उसने खुद को पीछे खींच लिया। कोई बात नहीं, मैं उतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो। उसने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया। मैं, जो कभी अपनी अकड़ और घमंड के लिए जाना जाता था, उस पल फूट फूट कर रो पड़ा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे आखिरी बार अलविदा कह पाता। जब वो बाहर गई हुई थी और वापस नहीं लौटी थी, उसी दौरान मैं वहां से निकल गया। मैंने पूरे घर को बहुत सलीके से साफ किया, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसा मेरे आने से पहले था, जैसे कि मेरा वहां कभी कोई वजूद ही न रहा हो। मैंने उसके लिए एक बैंक कार्ड छोड़ दिया जिसमें मेरी माँ की वो चेन बेचने के बाद बचे हुए पैसे थे। ये रकम इतनी थी कि वो अपने कॉलेज के 4 साल बिना किसी चिंता के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। उसे तपती धूप और धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की जरूरत नहीं थी, वो एक ऊंची उड़ान भरने के लिए बनी थी। जब मैं अपने घर पहुंचा तो पापा के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहे थे। उन्होंने मैनेजर से कहकर मेरी पसंद के ढेर सारे पकवान बनवाए थे, लेकिन वो शाही खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। मुझे उन लजीज पकवानों में कोई स्वाद नहीं आ रहा था। मुझे तो बस उस सड़क किनारे वाले ढाबे के खाने की याद आ रही थी। देखो, बाहर रहकर तुम कितने कमजोर हो गए हो। ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, थोड़ा और खाओ। पापा पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गए थे। शायद वो हमारे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना चाहते थे। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर चिनात्सु का नाम चमक रहा था। मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ।
मैं फोन लेकर तेजी से अपने कमरे में भागा और बहुत हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। चिनात्सु, जाना ही था तो कम से कम बताकर तो जाते। चेंगलिंग, तुम वाकई बहुत पत्थर दिल हो। मुझ में हिम्मत नहीं थी। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। तुम्हारा वो कार्ड मैंने पुलिस को दे दिया है, वो जल्द ही तुम्हें वापस कर देंगे। चिनात्सु ने पहली बार मुझसे इतनी ठंडी और कड़वी आवाज में बात की थी। मैं उसे सब कुछ समझाना चाहता था लेकिन उसने फोन काट दिया। मैंने दोबारा मिलाया पर उसका फोन अब बंद आ रहा था। वो यकीनन मुझसे बहुत निराश होगी। मैं उसे इस गलतफहमी के साथ जीने नहीं दे सकता। मुझे उसके पास जाना होगा और आमने सामने सब कुछ साफ करना होगा, लेकिन इस नाकाम हालत में उसके सामने जाना मुझे मंजूर नहीं था। मैं वापस खाने की मेज पर गया और पागलों की तरह 2-4 बड़े निवाले मुंह में ठूंस लिए। मैंने अपने दांत पीसते हुए पापा से कहा, मुझे विदेश जाकर नहीं पढ़ना। पापा ने गुस्से में अपने हाथ से चम्मच पटक दिया और चिल्लाए, पढ़ना नहीं है तो क्या करोगे, अब बगावत पर उतर आए हो। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे दिल्ली जाना है, मैं शंघुआ सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। पापा पहले तो गुस्से में हंसे, लेकिन जब मैंने शंघुआ का नाम लिया तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बोले, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पापा तुम्हारे लिए शहर का सबसे बेहतरीन गोल्डन मेडलिस्ट टीचर ढूंढ कर लाएंगे। और पापा ने वाकई अपना वादा निभाया। मुझे लगा था कि कोई बुढ़ा और गंजा सा प्रोफेसर आएगा, लेकिन ये क्या, मेरे सामने तो एक हंसमुख और थोड़ा सा कूल दिखने वाला हैंडसम लड़का खड़ा था। ये है मिस्टर चेंगी। ये खुद पीकिंग यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं और इनके पढ़ाए हुए सभी स्टूडेंट्स आज बड़े बड़े कॉलेजों में हैं। बेटा, इनके साथ मन लगाकर पढ़ो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पापा ने मुझे जोश दिलाया और लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करके चले गए। मैं थोड़ा झेंप गया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, नमस्ते चेंग सर, चलिए शुरू करते हैं। चेंगी ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई और अपना लैपटॉप खोलते हुए बोले, पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद के लिए एक छोटा सा गोल सेट करो। बताओ क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा? चेंगी हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा सिंघुआ यूनिवर्सिटी जा सकता है? जरा सोचो। चियांजिया के लिए सिंघुआ जाना कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। तुम बताओ, क्या यह मुमकिन है या नहीं? होगा या नहीं, यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रोज सुबह 5 बजे उठकर कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी सिंघुआ नहीं निकाल पाते। और मैं एक ऐसे जीनियस को भी जानता हूं जो बिना किसी कोचिंग के आराम से सिंघुआ पहुंच गया। मेरी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। कौन है वो? मेरा एक जूनियर है। अगर तुम खबरें पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा, हमारे प्रांत का इस साल का आर्ट्स टॉपर चियांजिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। क्या दुनिया वाकई इतनी छोटी है? सुना है उसके बारे में, वाकई बहुत काबिल है, मैंने धीरे से कहा। चेन ये मुस्कुराया। जहां तक तुम्हारी बात है, सिंघुआ का सपना देखना छोड़ दो। गांव का हो, बोर्ड परीक्षा में खाली कॉपी छोड़ने वाला टैलेंट। मैं गुस्से में हंस पड़ा। लानत है, मैंने खाली कॉपी छोड़ी, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं था। मेरी रैंक कोई आखिरी नहीं आती, ठीक है? मुझे नहीं पता, तुम्हें मुझे सिंघुआ पहुंचाना ही होगा। लगता है मेरे करियर की सबसे बड़ी चुनौती अब मेरे सामने है। चेंगी ने अपना टीचिंग प्लान खोला और मेरे सामने सवालों का ढेर लगा दिया। डेविल ट्रेनिंग कैंप अब शुरू होता है। मानना पड़ेगा, चेंगी भले ही ऊपर से लापरवाह दिखता हो, लेकिन उसमें काबिलियत है। उसके तरीके से पढ़ने पर चीजें स्कूल के टीचरों के मुकाबले ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। हमारी क्लास के सामने तो वह एक बेहद गंभीर गोल्ड मेडल लेक्चरर बना रहता है, पर मेरे सामने जब मैं सवाल हल कर रहा होता हूँ, वह अक्सर सुंदर लड़कियों को वीचैट, व्हाट्सएप जैसा पर मैसेज भेज रहा होता है। मैं भी बीच बीच में उससे चियांजिया के बारे में खबरें निकलवाता रहता हूँ। मैं उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। चियांजिया आजकल सिंघुआ में कैसी है? चेंगी मेरा होमवर्क चेक करते हुए लापरवाही से बातें कर रहा था। वह तो जहां भी जाए ऊपर वाले की लाडली है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, तो बहुत से लड़के उसे पसंद करते हैं। अचानक मेरा मन भारी हो गया। मैंने अपना चेहरा हाथ पर टिकाया और खिड़की के बाहर देखने लगा। तो क्या अब उसका कोई बॉयफ्रेंड है? सुना है हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। हंसी चेंगी बात करते करते अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं सन्न रह गया। क्या यह इतना मजाकिया था? उसे कौन छोड़ सकता है? सुना है कि वह उसका पहला प्यार था और उसे काफी गहरा जख्म मिला है। वह लड़की बहुत जिद्दी है। मैंने उसे सलाह दी कि कॉलेज में और भी लोगों को डेट करे ताकि पुराने दर्द को भूल सके, पर वह मानती ही नहीं। वह उसे इतना याद करती है। तो उसका पहला प्यार यकीनन बहुत हैंडसम होगा, है ना? मुझे अंदाजा नहीं था कि कॉलेज पहुंचते ही उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया होगा। मैंने सोचा उसे छोड़ने वाला लड़का भी यकीनन बहुत काबिल होगा। चेंगी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर कहा, सुना है वह कोई बर्तन धोने वाला डिशवॉशर था। मेरे मुंह में जो पानी था वह बस बाहर गिरते गिरते बचा।
चेंगी ने फौरन मुझे टिश्यू पकड़ाया। तुम्हें भी यह बेतुका लगा ना? चेंगी बोला। मैंने भी यही कहा कि उसे एक बर्तन धोने वाले से प्यार कैसे हो गया। लगता है ज्यादा पढ़ पढ़कर उसका दिमाग खराब हो गया है। तो इतनी देर की बातों का सार यह निकला कि वह पहला प्यार जिसने उसे इतना गहरा जख्म दिया वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। पता नहीं क्यों, पर अब मेरा मन काफी हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं उसे दुखी देखकर खुश था, बल्कि इसलिए खुश था क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसके दिल में मेरी जगह कितनी खास और बड़ी है। तुम क्या जानो, मैंने चेंगी की तरफ देखकर सोचा, तुम जैसा हर जगह मुंह मारने वाला इंसान उसे बिगाड़ ना दे, बस यही डर है। मैंने विरोध करते हुए अपनी नाराजगी जताई, पर चेंगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्यार मोहब्बत के मामले में किसी एक ही पेड़ पर लटके रहना समझदारी नहीं है। याद रखना, ये तुम्हारे चेंग टीचर का गोल्डन रूल है। चेंगी भी कमाल का बंदा है। उसके 1 साल के मार्गदर्शन के बाद मेरे अंकों में जबरदस्त उछाल आया। मॉक टेस्ट में मैंने 689 अंक हासिल किए। इस स्कोर के साथ सिंघुआ मिलना लगभग पक्का था। मेरे पिता इतने खुश थे कि उन्होंने अभी से घर पर जश्न की दावत रख दी और चाचा जी वगैरह को भी खाने पर बुला लिया। हमारे अलिंग एलिंग ने तो कमाल कर दिया। मॉक टेस्ट में सीधे 689। ये तो सोती हुई मछली के जागने जैसा चमत्कार है। पापा, आपकी यह बात मुझे पसंद नहीं आई। मेरे नंबर पहले भी ठीक ठाक आते थे, मैं कोई इतना भी गया गुजरा नहीं था। मैंने थोड़ा इतराते हुए कहा। पुराने छेंग पिताजी के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले अपना गिलास हवा में उठाया। हाँ बिल्कुल, चलो हम सब मिलकर अलिंग को उसके गांव गोकाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मैं बेहद खुश था, यहाँ तक कि मैं छुप छुप कर सिंघुआ यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म की तस्वीरें देखने लगा था। मैंने कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर कैंपस गॉडेस वाला थ्रेड ढूंढ निकाला था और हर बार जब मैं उसे रिफ्रेश करता मुझे चियांजिया की नई तस्वीरें मिल जाती। इस बार के रिजल्ट ने मुझे एहसास कराया कि मैं और वह अब एक दूसरे के काफी करीब हैं। लेकिन चेंगी ने जब मेरा काम देखा तो वह तिरस्कार से मुस्कुराया। यह सवाल इसे तो मिडिल स्कूल का बच्चा भी हल कर ले। कभी कभी जब चेंगी इस तरह की बातें करता है तो मेरा मन करता है कि उसे 2-4 घूंसे जड़ दूं, पर यह सोचकर कि उसकी बातें कड़वी हैं पर सच हैं, मैं खुद को रोक लेता हूं। क्या तुम मुझे थोड़ी हिम्मत और हौसला नहीं दे सकते? मैंने चिढ़ते हुए कहा। अगर मैं सिंघुआ नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चेंगी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बोला, भाई तुम्हारा शंघुआ के लिए यह पागलपन वाकई काबिले तारीफ है। 1 साल की कड़ी मेहनत और दोबारा तैयारी के बाद आखिरकार एग्जाम का दिन आ ही गया। जब एग्जाम खत्म हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। मेरा एडमिशन शंघुआ के पास वाली ही एक यूनिवर्सिटी में हो गया। सच कहूं तो वो शंघुआ तो नहीं थी, लेकिन देश की एक नामी और टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जरूर थी। पापा को तो लगा जैसे हमारे पुरखों का आशीर्वाद मिल गया हो, लेकिन मेरे मन में अब भी एक कसक बाकी थी। तभी चेंगी ने पहली बार अपनी टपोरी इमेज छोड़कर मुझे बड़े प्यार से समझाया, देखो शंघुआ में न हो पाना कोई शर्म की बात नहीं है। इस साल का पेपर कितना मुश्किल था ये सब जानते हैं, फिर भी तुमने एक टॉप कॉलेज में जगह बना ली, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी खुद को समझाया। खैर छोड़ो, शायद मेरा और शंघुआ का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरा और चिनात्सु का रिश्ता अब भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने यह पूरा साल सिर्फ इसलिए लगा दिया ताकि मैं और उसके बीच की उस दूरी को कम कर सकूं। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि अब मेरे पास उसके सामने खड़े होकर जवाब मांगने के लिए पूरी जिंदगी थी। मैं उसे ढूंढने दिल्ली बेजिंग निकल गया। इस बार मैं न तो एक बर्तन धोने वाले के रूप में जा रहा था और न ही किसी रईस बाप के बिगड़े हुए शहजादे के रूप में। मैं वहां सिर्फ अपनी पहचान के साथ जा रहा था। कॉलेज में सब सेटल करने के बाद मैंने चेंगी से चिनात्सु का पता ठिकाना मालूम किया और सीधा उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच गया। वो बस अपनी क्लास खत्म करके भीड़ के साथ बाहर निकल ही रही थी। उस हजारों की भीड़ में भी वो सबसे अलग और चमकदार दिख रही थी। 1 साल बाद वो पहले से कहीं ज्यादा गोरी और खूबसूरत लग रही थी। शायद अब उसे धूप में मचान पर ईंटें नहीं ढोनी पड़ती थीं। पास से गुजरने वाले लड़के उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे, वही है ना हमारे डिपार्टमेंट की क्रश चिनात्सु। यार खूबसूरत तो बहुत है, बस बेचारी के घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हैं। मैंने मन ही मन सोचा, घर के हालात खराब हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में क्या मेरे घर से ज्यादा पैसा है। शुरुआत में जब वो लड़के चिनात्सु की तारीफ कर रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया मेरा खून खौल उठा। मेरी चिनात्सु को कम समझने की हिम्मत किसी की नहीं है। वो लड़के मुझे किसी पागल की तरह देख रहे थे और डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गए। अब मैं चिनात्सु की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसके जितना करीब जा रहा था मेरा दिल उतनी ही जोर से धड़क रहा था। मैंने हजारों बार सोचा था कि जब हम मिलेंगे तो क्या होगा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे देखते ही वो अपना रास्ता बदल लेगी और उलटे पांव भागने लगेगी। मैं वहीं सुन्न खड़ा रह गया। तभी वो रुकी और मुड़कर वापस मेरी तरफ आने लगी। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए एक खाली जगह पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी बाहें सिकोड़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। तुम तो विदेश जाने वाले थे ना,
क्या हुआ? हे भगवान, ये इतनी रौबदार, अग्रेसिव कैसे हो गई? पहले तो ये एकदम बुद्धू और सीधी सादी हुआ करती थी। मैंने अपनी नजरें झुकाई और धीरे से खंसते हुए कहा। बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया। तभी तो कहते हैं लड़कों की बातों का कभी यकीन नहीं करना चाहिए। कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। जब मैं चुप रहा तो उसने फिर पूछा, तो आज यहाँ क्यों आए हो? बस यही तो वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। मैं बत्ती से दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, मेरा एडमिशन तुम्हारे पास वाली यूनिवर्सिटी में हो गया है, अब हम रोज मिल सकते हैं। पर वो अब भी सख्त बनी रही। किसे मिलना है तुमसे? तुम अपनी मर्जी से चले गए और अब अपनी मर्जी से वापस आ गए। क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लगती हूँ? लगता है मैडम का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। पूरा 1 साल बीत गया, पता नहीं अब इन्हें मना पाऊंगा या नहीं। मैंने किसी मासूम बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़ा और मिन्नतें करने लगा। चिनात्सु, प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। बस ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। क्या अब मुझे उसे मनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे? क्या मेरी लव स्टोरी अब ट्रेजेडी बनने वाली है? इस नाजुक हालात में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय बाहरी मदद लेने के। मैंने सीधे चेंगी को फोन लगाया और सारा सच उगल दिया। सर, सच तो यह है कि मैं ही चिनात्सु का वो बदकिस्मत पहला प्यार, फर्स्ट लव हूँ। अब आप ही बताइए, क्या आप अपने दोस्त की खुशियां नहीं चाहते? क्या आप अपने स्टूडेंट को कामयाब होते नहीं देखना चाहते? प्लीज यार चेंगी, मेरी मदद कर दो। चेंगी फोन पर मेरी पूरी दास्तान सुनकर बड़े मजे ले रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मतलब तुम सच में उस लड़ढचकी के लिए मचान पर ईंटें ढोने गए थे? एक करोड़पति का बेटा और मजदूरी? भाई कमाल है। अरे भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ मदद करोगे या नहीं? अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। मैंने साफ लफ्जों में कहा, आज से तुम मेरे जासूस, इन्फॉर्मर हो। तुम्हें रोज चिनात्सु का पूरा शेड्यूल और उसकी एक एक बात मुझे बतानी होगी। चेंगी ने भाव खाते हुए कहा, देख भाई, मैं इतना भी वेला नहीं हूं। मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। मैं तुम्हें डबल सैलरी, डबल पे दूंगा। डन। मैं अभी के अभी उसका पूरा हफ्ते का शेड्यूल तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ। वैसे भी वो अपनी हर चीज प्लान के मुताबिक ही करती है। बस फिर क्या था, चेंगी नाम के इस हैक चीट कोड की मदद से मैं रोज ठीक उसी समय चिनात्सु के सामने पहुंच जाता जब उसकी क्लास खत्म होती थी। मैं रोज उसके लिए ताजे फल और ढेर सारा अच्छा खाना ले जाता और बड्ढे बड्ढे थैले भरकर उसके हाथों में थमा देता। चिनात्सु की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो? वो बाहर से कितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, लेकिन दिल से वो बहुत ही नरम है। वो चाहकर भी सबके सामने मुझे शर्मिंदा नहीं कर पाती, इसलिए हर बार उसे वो चीजें लेनी ही पद्धति। फिर वो अपनी आवाज धीमी करके मुझे प्यारी सी धमकी देती, अगली बार मत आना वरना यकीन मानो मैं ये सब कचरे में फेंक दूंगी। मैं भी बड्ढे आराम से अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखता और कहता, ये तुम्हारी चीजें हैं, तुम्हें पूरा हक है इनके साथ कुछ भी करने का। मुझे पता था कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो मेरे सामने बेबस थी। अब तो उसके कॉलेज के दोस्तों को भी मेरे बारे में पता चल गया था। जैसे ही मैं वहां पहुंचता, सबके सब हूटिंग करना और शोर मचाना शुरू कर देते। सब तो मजे ले रहे थे, लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसकी नजरों में मेरे लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। चेंगी से मुझे पता चला कि वो लड़का चिनात्सु के ही कंपटीशन ग्रुप में है और दोनों अक्सर साथ में रिसर्च करते हैं। उसका नाम कियाओ वेई था। देखने में काफी हैंडसम, एकदम वो सनशाइन स्कूल बॉय वाली इमेज। मैंने चिंगहुआ के ऑनलाइन फोरम पर कैंपस गॉड वाली पोस्ट में उसकी फोटो देखी थी, लेकिन असल जिंदगी में वो उतना भी सनशाइन और खुशमिजाज नहीं था जितना फोटो में दिखता था। मैं नीचे खड्डा चिनात्सु की क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तभी कियाओ वेई ने मुझे देख लिया। वो मेरे पास आया और बड्डे ही ताने भरे अंदाज में बोलने लगा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती? इतना पीछे पड्ढे हुए हो, क्या तुम्हारी खाल थोड़ी ज्यादा ही मोटी है? उसकी बात सुनकर मेरा मन तो किया कि उसे वहीं 4 खरी खोटी सुना दूं, लेकिन मैंने अपनी तहजीब बनाए रखी। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो मुझे पसंद करती है या नहीं ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते। वो कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, तुम पहले इंसान नहीं हो जो चिनात्सु के पीछे पड्ढे हो, लेकिन आज तक कोई उसके दिल में जगह नहीं बना पाया। मैं तो बस तुम्हें शर्मिंदा होने से बचा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हार मान लो। मैंने मन ही मन सोचा, बेटा तुम्हारे जैसे मेल ग्रीन टी यानी चालाक लड़डेचको को मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ। मेरे सामने ये शरीफ बनने का नाटक मत करो। आखिर तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? तभी चिनात्सु बिल्डिंग से बाहर आई और हम दोनों को उस हाल में देख लिया जैसे हम अभी एक दूसरे का गला दबा देंगे। उसने हैरानी से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सच कहूं तो उस पल ओह, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। अगर गुस्सा आता है तो उसे निकाल कर ही दम लेता हूँ। अगर चिनात्सु सही वक्त पर न आती तो आज पक्का मैं वहीं सबके सामने इसका तमाशा बना देता। लेकिन कियाओ वेई तो उस्ताद निकला। चिनात्सु को देखते ही वो फिर से वही भोला भाला लड़का बन गया और कहने लगा कि मैं उस पर कीचड़ उछाल रहा हूँ। मैं पलटकर जवाब देने ही वाला था कि चिनात्सु ने बड़ी सादगी से बस इतना कहा,
ये ऐसा इंसान नहीं है। बस उस एक पल में मेरा सारा गुस्सा धुएं की तरह उड़ गया। मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे लगा कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया है उसने आज मेरा मान रख लिया। क्याओ वै झिझकते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, चिनात्सु, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती, ताकि ये बार बार आकर तुम्हारी पढ़ाई में दखल न दे। मैंने उसे देखा, वो वाकई मुझे सबके सामने नीचा दिखाने पर तुला था, लेकिन वो चिनात्सु को नहीं जानता था। चिनात्सु की नजर मेरे गुस्से से लाल हुए चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखों में मेरे लिए वो पुराना दर्द और प्यार साफ झलक उठा। उसने क्याओ वै की तरफ मुद्द कर कहा, क्याओ वै, मैं इसे पसंद करती हूँ। पूरे 1 साल बाद मेरे दिमाग में फिर से हजारों आतिशबाजियां एक साथ फूट पड़ीं, लेकिन इस बार ये कोई छोटी मोटी फुलझड़ी नहीं थी, बल्कि ये तो गैटलिंग जुगलबंदी और मैक्सिमम धमाका वाली आतिशबाजी थी। मेरी दुनिया इतनी हसीन हो गई कि अब मुझे सामने खद्दा वो चालाक क्याओ वै भी प्यारा लगने लगा था। सच कहूं तो उसकी वो उतरी हुई शक्ल देखकर मुझे जो सुकून मिला उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चिनात्सु भले ही बाहर से कितनी भी ठंडी और बेरुखी दिखाए, लेकिन जब भी कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो बिना सोचे समझे मेरे साथ खड्डी हो जाती है। मैंने हिम्मत जुटाई और चिनात्सु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में झांका। तो इसका मतलब तुम अब भी मेरी परवाह करती हो, है ना? अब मना मत करना। चिनात्सु ने एक लंबी ठंडी आह भरी और धीरे से कहा, बहुत देर हो गई है, तुम अब अपने हॉस्टल वापस जाओ। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए तुम मुझे घर तक छोड़कर आओ। बस में मैंने चिनात्सु को अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसने मुझे खुद से दूर नहीं धकेला, लेकिन उसकी अकड़ अब भी बरकरार थी और वो जानबूझकर खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और उसके गाल को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, तुम अब भी नाराज हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें किसी तारों भरे आसमान की तरह चमक रही थीं। इस बार दिल्ली आए हो तो फिर से कब भाग जाने का इरादा है? इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जहां जाओगी मैं वहीं रहूंगा। क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ था? उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी, पर फिर भी उसने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया ताकि मैं उसे देख न सकूं। पर उसे शायद ये नहीं पता था कि बस की खिड़की के शीशे में उसका अक्स रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था। उसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि जैसे उसके कान तक पहुंच रही हो। वो अब भी वही पुरानी पागल है। पर मैंने भी सोचा कि चलो इसकी पोल नहीं खोलता। इन कुछ दिनों में मैं अपनी यूनिवर्सिटी और शंघुआ के बीच चक्कर काटता रहा। सच कहूं तो मैं बहुत थक गया था और पता ही नहीं चला कि कब उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया। जब बस स्टैंड पर रुकी तो उसने मुझे धीरे से हिलाया। मैं अपनी लार पोंछते हुए नींद में ही उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। जैसे ही मेरी नजर उसकी जैकेट पर पड़ी, वहां लार का एक बड़ा सा निशान बना हुआ था। भाई कसम से मुझे इतनी शर्म आई कि मन किया जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। घबराहट में मैंने यूनिवर्सिटी के गेट पर ही उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो चलो किसी होटल में कमरा लेते हैं, मैं अभी तुम्हारी ये ड्रेस साफ कर देता हूँ। पास से गुजर रहे स्टूडेंट्स हमें देखकर खिलखिलाने लगे। चिनात्सु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और बोली, पागल हो गए हो क्या? जाओ अब यहाँ से। इतना कहकर वो भीड़ में ओझल हो गई। 1 साल बाद वो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। पूरी यूनिवर्सिटी में सबकी नजरें बस उसी पर थीं। मैंने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन रोते हुए कहा, उफ, ये लड़की पीछे से भी इतनी कमाल कैसे लग रही है। उस पल न जाने मुझ पर क्या जुनून सवार हुआ। मैंने पीछे से उसका नाम पुकारा, चिनात्सु, क्या तुम मेरी बनोगी? उसकी कदम वहीं ठिठक गए। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं बिना देखे भी अंदाजा लगा सकता था कि उसका चेहरा इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गया होगा और वो चाहकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रही होगी, पर फिर भी वो नाटक कर रही थी। रास्ते पर चलने वाले लोग मुझे पागलों की तरह हंसते देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसी बस में चढ़ गया जो उसे उसकी यूनिवर्सिटी ले जा रही थी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम फिर से बस में क्यों चढ़ गए? मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी तक छोड़ने आ रहा हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, बस तुम्हारे साथ कुछ पल और बिताना चाहता हूँ। मैं उसकी उस लाल पड़ती मासूम शक्ल को देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में प्यार के फूल खिल रहे हों। और फिर वो पल आया जब चिनात्सु ने मुझे आखिरकार ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाल दिया। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं अपने हॉस्टल के कमरे में खुशी के मारे इतना जोर से चिल्लाया कि मेरे रूममेट्स तक डर गए। आखिरकार उसकी मोमेंट्स, फ्रेंड्स सर्कल अब मेरे लिए खुल गई थी। हालांकि वहां कुछ खास नहीं था, बस बोरिंग से सेमिनार और पढ़ाई की चीजें भरी पड़ी थीं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। मैंने फौरन उसे मैसेज किया, क्या कर रही हो? कल मेरा बास्केटबॉल मैच है, क्या तुम मुझे देखने आओगी? उसका जवाब आया, टाइम नहीं है। लगता है अब मुझे अपना आखिरी हथियार, सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
मैंने मैसेज टाइप किया, चिनात्सु बस एक बार मुझे चीयर करने आ जाओ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत सारा टेस्टी खाना खिलाऊंगा। उसने मना नहीं किया। अगली सुबह मैंने सबसे कूल हेयर स्टाइल बनाया, अपनी नई बास्केटबॉल जर्सी पहनी और आईने के सामने खुद को बार बार निहारा। मुझे आज मैदान का सबसे हैंडसम लड़का जो दिखना था वो आई और साथ में मेरे और मेरी टीम के लिए एनर्जी ड्रिंक्स और तौलिए का पूरा डिब्बा लेकर आई। मानना पड़ेगा वो वाकई बहुत ख्याल रखने वाली लड़की है। मेरे साथ ही खिला दी, मुझे छेदने लगे। भाई ये लड़की तो लाजवाब है, जरा पूछ कर बता क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्या मेरा चांस लग सकता है। मैंने फौरन उसकी तरफ से जवाब दिया, तेरा तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने जर्सी बदली और चिनात्सु को देखा मेरी धड़कनें रुक सी गईं। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम्हें ये इतनी छोटी स्कर्ट पहनने के लिए किसने कहा था, और तुम इतनी खूबसूरत लगकर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ, ये सब क्यों देख रहे हैं? उसने अपनी उस सुपर शॉर्ट स्कर्ट की तरफ एक नजर डाली और मुझे तो ये ठीक ही लग रही है। मैंने अपना बैग उतारा, उसकी जिप खोली और अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस निकालकर उसे थमा दी। जाओ इसे पहन लो। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम कब से इतने दबंग पॉजेसिव हो गए? मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और कहा, मुझे नहीं पता, सबकी नजरें तुम पर टिकी हैं और मुझे जलन हो रही है। अच्छा बाबा ठीक है। उसने मेरी स्पोर्ट्स ड्रेस पहन ली। वह स्कर्ट जिसे उसने पहना था अब मेरी ड्रेस के नीचे छिप गई थी और वह काफी ढीली लग रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, यह बहुत ही बेकार लग रही है, अब मुझमें तुम्हारे लिए चीयर करने की हिम्मत भी नहीं बची। मेरे साथी खिलाड़ी अपनी हंसी रोकते हुए बोले, चेंगलिंग तुम्हारी जलन तो वाकई 7वें आसमान पर है। मैंने मैदान के बाहर खड़ी चिनात्सु की तरफ देखा जो थोड़ा चिढ़ी हुई दिख रही थी, लेकिन मेरा मन बहुत खुश था। मैं अपनी मुस्कान चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। मैच बहुत ही रोमांचक मोड पर था और विरोधी टीम स्कोर के मामले में हमारे बहुत करीब पहुंच गई थी। जब मैच खत्म होने वाला था तभी मैंने एक परफेक्ट 3 पॉइंटर शॉट मारा और उसी पल हार जीत का फैसला हो गया। बास्केट होते ही सबसे पहले मैंने मुड़कर उसे देखा। मैं अपनी इस खुशी को सबसे पहले उसी के साथ बांटना चाहता था। कहते हैं ना कि बास्केटबॉल मैच में गोल करने के बाद एक लड़का सबसे पहले जिसे देखता है वही उसका सबसे पसंदीदा इंसान होता है, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया था। मैदान से बाहर निकलते ही मैं उसकी तरफ भागा। मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ तौलिया बढ़ाया और धीरे से कहा, मानना पड़ेगा उस शॉट के वक्त तुम वाकई काफी कूल लग रहे थे। तभी मेरे साथियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और धक्का देते हुए उसके सामने ले आए। सब एक ही शोर मचा रहे थे, किस करो किस करो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैं अपने दोस्तों को पीछे धकेलने लगा। ये साले अपनी मस्ती के चक्कर में किसी को भी फंसा सकते हैं, लेकिन हमारे बीच की वो शरारती मुस्कान मेरे दिल का हाल साफ बयां कर रही थी। तुम लोग चुप रहो और मजे लेना बंद करो। इतना कहकर मैंने झुककर उसके माथे को चूम लिया। डूबते सूरज की वो नारंगी रोशनी उसके बालों पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ कोई रूहानी चमक हेलो हो। मुझे लगा जैसे मैं अब भी कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल की तेज धड़कनें चीख चीख कर कह रही थीं कि यह हकीकत है। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी वो मासूम और खूबसूरत परछाएं किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। आखिरकार मैं और चिनात्सु फिर से एक हो गए थे। लोग कहते हैं कि अगर एक अमीर शहजादे का किसी गरीब की सिंड्रेला से दिल लगाना एक जुआ है, तो मैं वो जुआरी हूँ जिसे दांव पर लगे पैसों की परवाह नहीं। लेकिन शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे आज तक कभी हारने नहीं दिया। आउट्रो म्यूजिक, एंडिंग साउंड इफेक्ट।